नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। बीईओ का परीक्षा जो है 16 अगस्त को होने वाला है। इसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसमें जो है आज जो पहला जो हम लोग देखेंगे, पहला वीडियो जो है आज का, उसमें प्रति विद्यालय निरीक्षक परीक्षा जो कि 2006 में वैकेंसी आई थी एसडीआई के नाम से, और एसडीआई, और उसका जो है एग्ज़ाम 25 मई 2008 को हुआ था। उसी वो जो है पूरा पेपर हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे, और साथ में जो है उसमें जितने भर ऑप्शन हैं ऑप्शन को भी ध्यान से जो है सॉल्व करते हुए देखेंगे। और इसमें जो है मैंने करंट अफेयर्स के प्रश्न जो उस समय आए थे उसी को ज्यों का त्यों रखा है, लेकिन उनसे संबंधित जो वर्तमान में कुछ तथ्य हैं उस पर भी जो है चर्चा करते हुए चलेंगे। और यह वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी बीईओ एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि आपको जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको जो है उसकी एग्ज़ाम की प्रवृत्ति पता चलता है, उसका लेवल पता चलता है कि किस तरीके का जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो ये जो है इस वीडियो को एक बार आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, यह जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79 संसद का गठन, तो यह सही है। अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा, यह गलत है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को जो है रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। जबकि धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में जो है परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह है? तो छत्तीसगढ़ का जो है गठन मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश से विभाजित होकर 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य बना था, और यह जो है भारत का 26वां राज्य बना था, 26वां राज्य। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जो है कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम यानी जो बेगारी होती है उसके निषेध से संबंधित है। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह कौन सा था? तो मूल कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर जो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का जो है सुझाव दिया था, लेकिन जब शुरू में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो 10 जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वां मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वह है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और बात करें यहाँ पे अन्य समितियों की, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है, और आयंगर समिति जो है केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से संबंधित है, जबकि ठक्कर आयोग जो है यह इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच से जो है संबंधित है। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, यानी जितनी कल्पना की जा सकती है मानव के अधिकार के लिए उसको सम्मिलित कर दिया गया है। तो ऐसा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 ऑप्शन सी, जो है मेनका गांधी
मामले के में निर्णय देते हुए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एक अधिकारों की एक पूरी लिस्ट की, इसमें कई अधिकार को जो है सम्मिलित किया गया, जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, बिजली का अधिकार, सूचना का अधिकार भी इसी में जो है अधिकार में सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 21 के तहत। और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ऐसे कई अधिकार जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ऑप्शन सी। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 19 का पता ही है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार एवं बलात्संग की विरुद्ध जो है निषेध। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, यानी ऑप्शन सी। कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। 3 प्रकार के होते हैं, नीति कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक जो है कटौती प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और निंदा प्रस्ताव की बात करें तो निंदा प्रस्ताव जो है लोकसभा में या किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह पर पूरे मंत्रिपरिषद के जो है विरुद्ध लाया जाता है, या मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है सदन का कोई भी सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की जो है अग्रिम अनुमति से, यानी पहले ही अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान जो है लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट करने के लिए जल्दी ही उसको जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। और जो है स्थगन प्रस्ताव भी जो है ये मंत्री पे नहीं, ये लोक महत्व के मामले पर सदन में जो है कार्यवाही स्थगित करने के लिए जो है कि कोई ऐसा लोक महत्व का मामला आ जाता है कि उसको करना जरूरी हो, तो वहाँ पे स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए जो है 50 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्य जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या जो है 250 होती है, जिसमें से जो है 238 जो है निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और जो है 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसमें जो है 2 से अनधिक, यानी 2 लोगों को जो है मनोनीत कर सकते हैं। हालांकि जो है इसे निरस्त करने के लिए जो है 126वां, इसको भी याद रखिएगा, 126वां संशोधन विधेयक 2019 जो है इस को जो है जो 2 लोग को आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत कर सकते हैं उसको जो है निश्चित करने के लिए 126वां संशोधन विधेयक जो है पेश किया गया, प्रस्तावित किया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? तो प्रशासकीय तंत्र से पूरी तरीके से संबंधित है पॉल एपिलेबी रिपोर्ट, यानी ऑप्शन ए। पॉल एपिलेबी रिपोर्ट जो है 1953 में आई थी। इसी के सुझाव पर जो है 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA की जो है स्थापना की गई थी। तो प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है, पॉल एपिलेबी रिपोर्ट प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है, याद रखना है। और संस्थानम समिति रिपोर्ट जो है वह है भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित है। और सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट, दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? लखनऊ छावनी परिषद, ये सही है। कानपुर नगर निगम, सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, यह गलत है। गाजियाबाद जो है नगर पालिका परिषद न होकर नगर निगम ही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है। तो इसका सही उत्तर होगा लिंग और जाति। लिंग और जाति, जो पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है अध्यक्ष पद के लिए, उसमें जो है आरक्षण का आधार होता है लिंग और जाति। और पंचायत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज
जोड़ा गया है संविधान में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो हड़प्पा संस्कृति के जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा, यानी ऑप्शन बी मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी जो है ये तो हो गया उत्तरी सीमा का निर्धारण मांडा करता है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? दैमाबाद। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। और उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। और पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, तो ये याद रखना है। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर। नेक्स्ट, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है? तो गायत्री मंत्र जो है किसमें उल्लिखित है? ऋग्वेद में, ऑप्शन ए। ऋग्वेद के जो है तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में जो है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है इसका उल्लेख है। और इसकी रचना जो किसने की थी? विश्वामित्र ने। और यह किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज में राजधानी स्थापित की थी। इससे पहले जो है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? थानेश्वर में। थानेश्वर से जो है कन्नौज स्थापित की। हर्षवर्धन जो है कुछ कविताओं जो है रचनाएं जो हैं नाटक लिखे थे, उनमें जो है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हैं, उनके भी नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है? दिनार जो अभिलेख गुप्त अभिलेख है उसमें दिनार शब्द आया है, वह कौन से सिक्के के लिए आया है? स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का, कांस्य सिक्का। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण सिक्का। जो गुप्त अभिलेखों में दिनार का उल्लेख हुआ है वह स्वर्ण सिक्के के रूप में हुआ है। और जबकि चांदी के सिक्के यानी रजत सिक्के के लिए जो है रूपक या रुप्यक शब्द का उल्लेख हुआ है। चांदी के लिए रूपक या रुप्यक और सोने के लिए दिनार। नेक्स्ट है निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाई वह था? तो आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने, यानी ऑप्शन बी। सिकंदर लोदी ने 1504 में जो है आगरा की स्थापना की थी। उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर जो है नियंत्रण स्थापित करने को जो है ध्यान में रखते हुए आगरा को राजधानी बनाया था। और सिकंदर लोदी के जो है बारे में एक और तथ्य याद रख सकते हैं कि इसने जो है भूमि की माप करवाने के लिए जो है गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति ने कहा था हिनोज दिल्ली दूरस्थ है, यानी अभी दिल्ली दूर है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने जो है उनका उसमें जो है शासक था दिल्ली का गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से उनका मनमुटाव था। और गयासुद्दीन तुगलक जो है उस समय गया हुआ था बंगाल में, विद्रोह हुआ था, उसको दबाने गया हुआ था। और जब वहाँ से वापस आ रहा था जीत के, तो वह निजामुद्दीन औलिया से भी चिढ़ा हुआ था, उसको दंड देना चाहता था। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने उसी पे कहा कि अभी दिल्ली दूर है, हिनोज दिल्ली दूरस्थ। और उसके बाद दिल्ली के बाहर ही इसके स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक पंडाल लगाया हुआ था, वहीं पर जो है पंडाल गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था वह था? तो सिख गुरु का जो है सरकलम करवाने वाला था औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिख गुरु जो है तेग बहादुर का जो है सरकलम करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। और इनकी ही याद में तेग बहादुर जो है के याद में ही जो है शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है। शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण गुरु तेग बहादुर के जो है याद में निर्मित हुआ है, यह भी याद रखना है।
निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे। तो नादिर उज जमा जो है अबुल हसन, यानी ऑप्शन है, अबुल हसन को जो है जहांगीर ने पदवी प्रदान की थी। और जबकि उस्ताद मंसूर को जो है नादिर उल की उपाधि प्रदान की थी उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट है, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था। तो बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। और इसका वास्तविक जो उद्देश्य था, बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण। उस समय जो है बंगाल से काफ़ी मात्रा में जो है राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय संगठन जो है आज़ादी के लिए जो है काफ़ी सक्रिय थी और कई लोग वहाँ पे कार्य कर रहे थे। उसी को जो है कमज़ोर करने के लिए जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था। तो 1814-17 की अवधि में जो है अलीगढ़ के तालुकेदारों ने जो है विद्रोह किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधुओं के द्वारा 1919 में चालू किया गया था। और उसके बाद क्या नाम है, उस असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में चालू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग जो है खिलाफत आंदोलन सब समर्थन में असहयोग आंदोलन के जो है आ गया था। तो इसका सही असहयोग आंदोलन जो है 1920 में और खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में। क्रम भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसी क्रम के बाद जो है असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो अभी जो 1905 में पिछला क्वेश्चन था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और होम रूल आंदोलन जो है 1516 में जो है शुरू हुआ था। इसको जो है दो याद रखिएगा, एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मद्रास का जो है होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा जो है शुरू किया गया था। जबकि पुणे का जो है होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया था। और सविनय अयोध्या आंदोलन जो है 1930 में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। यह भी फैक्ट याद रखना है। मुंडा बगावत के नेता कौन थे? मुंडा बगावत जो है 1899-1900 के दौरान हुआ था और इसके नेता जो थे बिरसा मुंडा थे, यानी ऑप्शन ए सही इसका होगा। जबकि सीधो और कान्हू और सीधो जो ऑप्शन बी और डी हैं, ये जो है संथाल विद्रोह जो 1855-56 के दौरान हुआ था, संथाल विद्रोह, उसके जो है नेता सीधो कान्हू थे, उससे संबंधित थे। और तिलका माझी जो है 1771 से 84 के दौरान 1771 से 84 के दौरान जो है भागलपुर क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। कुछ लोग जो है कुछ लोग इन्हें ही पहला जो है स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। निम्नांकित में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधित प्रयास का नेतृत्व किया था? तो गुरुवायूर सत्याग्रह जो है 1 नवंबर 1931 से जो है के कलप्पन द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो है टी.एस. तिरुमांबू और ए.के. गोपालन, मन्नथ पद्मनाभन और एन.पी. दामोदरन आदि शामिल थे। और उसी में जो है टी.एस. तिरुमांबू द्वारा 16 स्वयंसेवकों के एक जत्थे के द्वारा जो है इस प्रयास का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही डी। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। भारत पाक के मध्य जो है शिमला समझौता 2
2 जुलाई 1972 को जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसमें वहाँ का पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो उन्हीं के मध्य जो है समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये भी याद रखना कि उस पर हस्ताक्षर कौन कौन किया था, इधर से इंदिरा गांधी और उधर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नेक्स्ट है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है BHU अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। बात करें कलकत्ता विश्वविद्यालय की, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में हुई थी और इसके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 1887 में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो है स्थापना शुरुआत में जो है 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। उस समय जो है एक स्कूल के रूप में था। 1920 में जो है इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जबकि 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो इस तीनों फैक्ट याद रखना है। 1875 में जो है स्कूल के रूप में हुई थी, 1920 में जो है 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1921 में। नेक्स्ट है उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो यह किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, प्रश्न ने पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सारे जो है गोपाल कृष्ण गोखले पे चरितार्थ हो रहे हैं। नेक्स्ट है जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन का जो है मुख्य जो आने का उद्देश्य था, वो समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन के पक्ष में जो है भारत का सहयोग पाने के लिए जो है इस मिशन को भेजा गया था। इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वह स्टेफर्ड क्रिप्स थे और अन्य सदस्य जो थे पैंथिक लॉरेंस उस समय जो है भारत सचिव थे और दूसरे एक अन्य सदस्य थे AB अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन करने वाले लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन बी, लॉर्ड लीटन जो है के द्वारा 1878 में जो समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लाया गया था, जबकि बाद में रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया और इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। नेक्स्ट है सन 1939 में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। 1939 में जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। यह कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, लुधियाना में हुआ था। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। यह आंदोलन जो है वर्ष 1951 में जो है शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश और अब जो है तेलंगाना में पड़ता है, उस समय आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना में पोचमपल्ली जो है गांव से जो है इसको शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया। तो 1932 में जो है नवजीवन समाचार पत्र जो है के इसको बंद होने के पश्चात गांधी जी ने अंग्रेजी में जो है हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक एवं गुजराती में जो है हरिजन बंधु का प्रकाशन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवजीवन को ही बंद होने पर। यहाँ याद रखना कि अंग्रेजी में जो है हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु। और यंग इंडिया भी एक साप्ताहिक पत्र था अंग्रेजी में, इसको भी जो है गांधी जी के द्वारा जो है संपादित किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। तो इन जो है लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है बाल गंगाधर ने यह घोषणा की थी।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और इसके अलावा जो है सूरत अधिवेशन जो है 1907 में जो है कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, और लखनऊ अधिवेशन में ही जो है वो पुनः जो है मिल गए थे। इसको भी याद रखना है। और लखनऊ पैक्ट जो है भी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 जो हुआ था इसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और यह इसी अधिवेशन में जो है स्वदेशी आंदोलन को जो है समर्थन दिया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो है कि जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, जिन्ना इस अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे पहली बार, और इसके जो अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी ही थे। और इसके अलावा एक तथ्य और याद रखना कि कांग्रेस के मंच से स्वराज का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था। और सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार जिन्होंने संभाला वह थे? तो जब नमक सत्याग्रह जो है 1930 के दौरान जो है जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे 5 मई 1930 को, तब आंदोलन का नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी ने संभाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जब अब्बास तैयब जी भी जो है इनकी भी गिरफ्तारी हो गई, तब जो है सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को जो है धरसना नमक गोदाम पर जो है धावे का नेतृत्व किया था। तो ये याद रखना है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक थे। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है भगवती चरण बोहरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929। 1929 के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर जो है पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को जो है स्वीकार किया गया। और पहली बार जो है फिर 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाया गया। किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन सी। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, तो उसके परिणामस्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसी के दौरान जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला जो है गीत की रचना की, और यही आमार सोनार बंगला जो है अब बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान बन गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे है जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 शुरुआत हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है 1919, इस पे हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन जो है 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4, यानी पूर्वापर जो है कहा है पूर्वापर क्रम में, यानी जो है बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो हुआ था उसको पहले रखना है और उसके बाद बढ़ते हुए जाना है। तो खिलाफत आंदोलन 2, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, फिर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट है, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रतिदीप्त होता है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब दिन का प्रकाश होता है तो हरित पर्ण का जो क्लोरोफिल होता है वह अवशोषित कुल प्रकाश का 1 से 2% जो है प्रदीप्त होता है, और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के कुछ अंश में अवशोषण के बाद निम्न ऊर्जा की तरंग या प्रकाश प्रदीप्त होती है। इस प्रकार प्रदीप्त की अवस्था में क्लोरोफिल जो है लाल रंग का दिखाई देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी। नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप जो है सूर्य की विकिरण ऊर्जा निकलती है। दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है। कर्बूरित मतलब हल्का पीलापन और खुरदरापन आ जाता है। तो जब पेयजल में फ्लोरीन की मात्रा अधिक रहेगी
तो तब ऐसा होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फ्लोराइड आयनों की जब मात्रा 1 ppm जो है रहती है तब वह दांत के क्षरण को जो है यानी दांत खराब होने को रोकती है, लेकिन जब इसकी मात्रा 1.5 ppm से अधिक हो जाती है तो जो है दांत पीलापन आने लगता है। तो पहले देखते होंगे मंजन में आता था कि फ्लोराइड युक्त मंजन, लेकिन अब चूँकि वह नुकसान करने लगा था, मतलब मंजन करने के बाद भी दांत पीले होते थे इसी फ्लोराइड की वजह से, तो अब उसको बंद कर दिया गया है। तो ये भी मात्रा भी याद रखना कि 1 ppm जो है फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर 1.5 ppm से अधिक होने लगती है, 1 ppm के बाद से नुकसान होने लगता है, लेकिन 1.5 ppm तक पहुँचने के बाद जो है पीलापन अधिक मात्रा में होने लगता है। हृदय कब आराम करता है? हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच सामान्यतः जो है 72 बार प्रति मिनट जो है धड़कता है मनुष्य का हृदय, तो उन्हीं धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करता है, 2 जो संकुचन होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो इसके में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिक, यानी किडनी। इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। किडनी जो है खराब होने पर ही जो है डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस की प्रक्रिया में जो है अपवाहक डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो आर्टिफिशियल किडनी के रूप में जो है कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो है दोनों को जो है मिलान करना है। तो विटामिन बी जो है यहाँ पे B12 जो है कोबाल्ट जो है B12 में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और चाल्कोपायरेट कॉपर का एक अयस्क है, यानी ए में जो हो जाएगा 2, ए में 2, बी में जो है 4, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण। कोबाल्ट 60 जो है एक रेडियोधर्मी जो है कोबाल्ट का रेडियोधर्मी आइसोटोप है, सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप, और इसमें जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी के जब करते हैं तो उसके परिणामस्वरूप जो है गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बहुउपयोगी, ऑप्शन डी, सामाजिक वानिकी हेतु बहुउपयोगी जो है वृक्षों का जो है रोपण करने को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मीन कौन सी है, यानी मछली कौन सी है? इसमें 3 सब में फिश लिखा हुआ है, लेकिन 3 मछली नहीं है, 1 मछली है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लाइंग फिश, यानी ऑप्शन बी, फ्लाइंग फिश जो है मछली है, बाकी तीनों मछली नहीं है। क्रेफिश जो है, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा में जो है आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ में 4 वर्ग हैं, क्रस्टेशिया, मीरियोपोडा, इंसेक्टा यानी कीट, और अरेक्नाइडा। तो क्रेफिश जो होता है वह आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया में आता है, जिसमें झींगा भी आता है। और सिल्वर फिश जो होता है कीट वर्ग में आता है, आर्थ्रोपोडा के ही इंसेक्टा में, यानी कीट वर्ग में। और कटल फिश जो होता है, कटल फिश मोलस्का संघ में आता है। यह जो है कटल फिश जैसे ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के 8 जो होते हैं और ये कटल फिश के 10 जो है होते हैं। और साथ ही इसको जो है कटल फिश को सीपिया बोलते हैं, और इसको 10 भुजाएं होती हैं, और साथ इसमें जो है इंक ग्लैंड पाया जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है ये भी प्रश्न, इंक ग्लैंड पाया जाता है कटल फिश या सीपिया में। जब इनको खतरा महसूस होता है या शिकार करना होता है तो उसको वहाँ पे एक ब्लू कलर की टाइप की या ब्लू ब्लैक में मिलता हुआ जो है स्याही की तरह छोड़ती हैं, और वहाँ पे पूरा जो है अंधेरा हो जाता है, और अगर इनको खतरा महसूस होता है तो वहाँ से भाग जाती हैं। तो यहाँ याद रखना, क्रे फिश जो होता है आर्थ्रोपोडा में आता है, सिल्वर फिश
भी आर्थ्रोपोडा के कीट वर्ग में आता है, और कटल फिश जो है सीपिया को बोलते हैं, मोलस्का में आता है, जबकि फ्लाइंग फिश वास्तविक जो है मछली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेरेग्रिन फाल्कन। पेरेग्रिन फाल्कन जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक रफ्तार से जो है हवा में गोते लगा सकता है। जब इसको, यह जो है बाज परिवार का जो है एक पक्षी है, और जब इसको शिकार करना होता है तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी जो है तेज हवा में गोता लगा सकता है। अभी जो इसकी हाईएस्ट अभी तक स्पीड मापी गई है वो 385 किलोमीटर प्रति घंटे तक की मापी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भील राजस्थान, यह सही है। संथाल झारखंड, यह भी सही है। खासी सिक्किम, यह गलत है। टोडा तमिलनाडु, टोडा जनजातियाँ जो है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में तमिलनाडु पाई जाती है। संथाल झारखंड सही है। भील भी राजस्थान में पाए जाते हैं। खासी जबकि सिक्किम न पाकर मेघालय में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, रूस में यह स्थित है, और यह विश्व की सबसे जो है गहरी झील है। इसका जो है उद्गम जो है इसी बैकाल झील से जो है अंगारा नदी है उसका उद्गम होता है। मृत सागर की बात करें तो मृत सागर जो है समुद्र तल से सबसे निचले बिंदु पर स्थित जो है झील है, और यह कहाँ पे है? जॉर्डन में है। विक्टोरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नील नदी जो है का उद्गम भी इसी में विक्टोरिया झील से होता है, और टीटीकाका जो है पेरू और बोलिविया के बॉर्डर में दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं, तो जो है गोदावरी नदी कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर जो है बहती है। और उस समय जब प्रश्न आया था तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में थे, तो इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और इसका उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट है वहाँ से निकलती है। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, और मेघालय करता है, पश्चिम बंगाल करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर जो है क्या नाम है जो है बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती। मणिपुर जो है म्यांमार को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि बांग्लादेश को कौन कौन स्पर्श करता है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह है? माता टीला बांध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? झांसी में। और यह जो है यह बांध बेतवा नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश इसमें जो है ऑप्शन में दिया नहीं गया है। सेकेंड नंबर पे जो है राजस्थान है, और इस प्रकार उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्मू गोवा में जो है एक पत्तन है मर्मू गोवा, यह जो है भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा 2016-17 का था तो इस जो है पत्तन से लगभग 14,723 टन जो है लौह अयस्क का निर्यात किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, जबकि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की जो है सीमा मिलती है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है निम्नांकित अफ्रीकी देशों को जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जो है सही क्रम में स्थित जो है इस दर्शाना है। तो सबसे इनमें जो है सबसे नीचे जो है कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे है ही, तो इसका पहला हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद जो है तंजानिया, पहले सबसे नीचे है दक्षिण अफ्रीका के ऊपर जो है तंजानिया के जो है ऊपर है नाइजीरिया के ऊपर जो है अल्जीरिया, यानी BCAD है ऑप्शन BCAD। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामनगर जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है सबसे निकटतम रेल स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक बॉबी जिंदल हाल ही में किस राज्य के गवर्नर निर्वाचित हुए हैं? तो यह जो है 2008 का पेपर है, उसमें प्रश्न आया हुआ था। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सेम जो है रहने इसलिए दिए हैं क्योंकि जो है इससे तो दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये पता चलेगी कि किस पर हम लोग जब पुराने से नए पेपर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार जो है करंट अफेयर्स का परिवर्तन हुआ है स्वरूप, या किस टाइप के प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से ज़्यादातर आयोग पूछता है। पहला तो ये चीज़ पता चलेगा, और दूसरी चीज़ कि उस प्रश्न के माध्यम से अगर उस प्रश्न से रिलेटेड कोई करंट में जो अगर होगा तो उसको भी जो है हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ल्यूसियाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2008 का खिताब किसको प्रदान किया गया? 2008 का खिताब जो है पार्वती ओमनाकुट्टन, यानी इसका सही उत्तर होगा डी। और 2019 का जो है खिताब वह दिया गया है जो है सुमन राव को। ये सुमन राव राजस्थान की हैं, इनको जो है 2019 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में किस पड़ोसी देश ने भारत के टीवी सीरियल्स के अपने अधिकार क्षेत्र में, तो यह जो है 2008 में जब भारत ने सिंधु जल को जो है रोक लगा दी थी सिंधु नदी के जल पे, तो पाकिस्तान ने ऐसा किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लालकृष्ण आडवाणी। यह लालकृष्ण की आडवाणी की जो है आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अफ्रीका मंच का पहला शिखर सम्मेलन अप्रैल 2008 में जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? तो भारत अफ्रीका मंच का पहला शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पहली बार जो है 2008 में आयोजित किया गया था, यह याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरी बार 2011 में सीधे हुआ 8 के बाद, फिर तीसरी बार जो है 2015 में फिर से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जो दोबारा हुआ था वह जो है इथियोपिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वे दो मध्य एशियाई देश जिनकी भारत के उपराष्ट्रपति ने अप्रैल 2008 में, तो ये तो उस समय का करंट है, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मश्री रानी जिनका अभी हाल में निधन हो गया, जिस वाद्य यंत्र की प्रतिष्ठित वादक थी, तो पद्मश्री सरला रानी जो हैं वह थी सरोद वादक थी, ऑप्शन बी। राजेंद्र कुमार पचौरी जिन्होंने हाल में 2008 में जो है इन्होंने अल गोर के साथ जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था, तो यहाँ पे उनके स्कूल का पूछा है, तो ला मार्टिन के स्कूल के जो है छात्र रहे थे, ऑप्शन ए। 2019 का जो है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है? अबी अहमद अली। और जो है एक और अभिजीत बनर्जी का याद रखना है, अभिजीत बनर्जी को जो है इकोनॉमी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो शांति का पुरस्कार जो है अबी अहमद अली को मिला है, और उसके बाद जो एक भारतीय पाए हैं अभिजीत बनर्जी इकोनॉमी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, P4 योजना के तहत कौन सी तेल कंपनी बायोडीजल वैल्यू चेन स्थापित करने जा रही है? तो उस समय जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है P4 योजना के तहत जो है बायोडीजल वैल्यू चेन स्थापित की थी।
नेक्स्ट है आईपीएल के एक मैच में सर्वाधिक विकेट किसने लिया। तो जब यह प्रश्न आया था तो उस समय जो है सोहेल तनवीर पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। सोहेल तनवीर इन्होंने जो है एक मैच में 6 विकेट लिया था 4 ओवर में 14 रन देकर। और वर्तमान में यह रिकॉर्ड जो है अल्जारी जोसेफ के पास हो गया है। तो ये याद रखना है, वर्तमान में अल्जारी जोसेफ के पास है। अल्जारी जोसेफ ने जो है मुंबई इंडियंस की तरफ से जो खेला था और इन्होंने हैदराबाद के खिलाफ जो है 6 विकेट इन्होंने ही लिए, लेकिन इन्होंने रन कम दिए हैं। इन्होंने 3.4 ओवर में 12 रन देकर जो है 6 विकेट लिए हैं, जबकि सोहेल तनवीर ने 14 रन देकर जो है 6 विकेट लिए थे। तो यहाँ पे इस हिसाब से उत्तर है डी, लेकिन अब वर्तमान में अब जो है अल्जारी जोसेफ। नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2008 के पुरुष एकल के विजेता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। 2008 में भी यही विजेता थे और 2019 में ही नोवाक जोकोविक ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विजेता हैं। तो ये भी याद रखना 2019 के टर्म में भी। निम्न खिलाड़ियों में वह कौन है जिसने भारत से होकर गुजरने वाली चीन ओलंपिक दीपशिखा के रिले दौड़ में भाग जो है लेने का निश्चय नहीं किया था। तो ये बाइचिंग भूटिया इसका उत्तर हो जाएगा, उस समय थे। निम्नलिखित में से जिसे प्रथम कांसीराम खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया है वह खिलाड़ी कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा जो है प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार। पहला जो है कांसीराम खेल रत्न पुरस्कार 2008 में जो है दिया गया था और प्रवीण कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 5 साल तक, तो उस समय 5 साल का प्रतिबंध लगा था शोएब अख्तर पर। नेक्स्ट है पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बरेली। पहला जो है केचुआ बीज बैंक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जहां स्थापित है वह स्थान कौन सा है। तो राष्ट्रीय एड्स संस्थान कहां पर है, पुणे में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो ये जो है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, किसी पार्टी से नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान में जो है इनका जो है 2011 में अभी हाल ही में एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने, तो 2007 की एक बात है, यह जो है 2007 की बात है, जो बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन थी उनकी एक पुस्तक थी मजलिस ए इंतेहादुल। तो उसका जो है एक तेलुगु संस्करण जो है शोध के नाम से, यानी ऑप्शन बी शोध के नाम से जो है लॉन्च हुआ था। तो इसका जो है विरोध कर रहे लोगों ने उन पे जो है आक्रमण, मुस्लिम संगठन के सदस्यों ने जो है आक्रमण किया था। तो वही प्रश्न आया है। 2001 की जनगणना में निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों का सर्वाधिक सांद्रण जिस शहर में पाया गया वह है। 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के साथ दोनों जो है मुंबई ही है। तो इसको अब के 2011 के जनगणना के संदर्भ में भी याद रखना है। 2011 के जनगणना में भी जो है मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का जो सर्वाधिक सांद्रण जो है मुंबई में ही पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार जिन 4 राज्यों में अधिकतम आबादी, 4 राज्यों वाले अधिकतम आबादी वाले कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना से और 2011 के जनगणना से। तो जो इसका उत्तर भी वर्तमान संदर्भ में भी इसका उत्तर वही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आरोही क्रम पूछा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है जन आबादी, फिर महाराष्ट्र, फिर तीसरा नंबर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक मलिन वासियों को, वहाँ पे सांद्रण पूछा था, यहाँ पे संख्या मलिन वासियों का जो है राज्य पूछा है और वहाँ पे सिटी भी पूछा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भी यही उत्तर है, महाराष्ट्र ही सबसे ज़्यादा जो है मलिन जनसंख्या का प्रतिशत है महाराष्ट्र में। 2011 जनगणना के साथ जो है 18.1%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वह है आंध्र प्रदेश में लगभग 15.6% है। तीसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश जो है मलिन वासियों की संख्या के मामले में चौथे नंबर पे है और लगभग 9.5% पूरे मलिन वासियों का।
2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का 5वां बृहत्तम नगर, तो यह है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जम्मू और कश्मीर में मुसलमान बहुमत में हैं, तो यह सही है, बहुमत में है। नागालैंड में ईसाई बहुमत में है, यह भी सही है। मिजोरम में हिंदू दूसरा प्रमुख समुदाय है, यह गलत है। मिजोरम में जो है बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है, और सिक्किम में बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है, ये सही है। तो मिजोरम में दूसरा प्रमुख समुदाय जो है कौन है? बौद्ध है। 2001 की जनगणना के अनुसार जिन राज्यों में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है पहले नंबर पे केरल था, दूसरे पे मिजोरम था, तीसरे पे लक्षद्वीप। केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, फिर चंडीगढ़। तो यहाँ पे जो है इसका उत्तर आ जाएगा केरल, मिजोरम, चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पे मिजोरम बाद में आ गया, नहीं तो ए भी उत्तर हो जाता सही। तो यहाँ पे केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, फिर चंडीगढ़ है 2011। जबकि 2011 की जनगणना के हिसाब से भी जो है पहले पर है केरल, दूसरे पर मिजोरम, तीसरे पर जो है लक्षद्वीप, और चौथे पर जो है गोवा। निम्नांकित राज्यों को उनमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी के आधार पर जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाद जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के बाद जो है केरल में है, और इनमें सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश, यानी BDCA। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्माण योजना की घोषणा किस वर्ष के बजट में की गई थी? वह था, तो जो है भारत निर्माण योजना की जो है घोषणा 2005-06 में की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः कौन सी होती है? तो संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्रायः जो होते हैं ब्याज की अदायगी होती है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते खोल सकते हैं, तो यही गलत है। व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में जो है खाता नहीं खोला जाता, बाकी यहाँ पे तीनों जो हैं ये जो हैं तीनों खोल सकते हैं। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जो है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्यों के राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करना है वर्ष। तो 12वें वित्त आयोग द्वारा जो है लक्ष्य रखा गया था 2008-09 तक। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जिससे मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो भारत में मुद्रास्फीति जो है किस आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे प्रचलित जो है यही है, थोक मूल्य सूचकांक भारत में। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, तो जो है संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1996 में चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने संघाई 5 के नाम से जो है एक मंच तैयार की थी। जून 2001 में जो है उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया, और उसके बाद ही इसका नाम जो है बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। वर्तमान में इसमें जो है कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो है ये पहले 5 थे जो 1996 में, फिर उज्बेकिस्तान जो है 2001 में शामिल हुआ, तब इसका पहले इसका नाम संघाई 5 था। उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद जो है नाम हो गया इसका संघाई सहयोग संगठन, और फिर भारत और पाकिस्तान भी 2 और देश इसमें संघाई सहयोग संगठन में, भारत और पाकिस्तान, ये कुल 8 संख्या हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आर्थिक अवस्थापना का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे प्रश्न ये थोड़ा गलत दे दिया है,
क्योंकि अवस्थापना की जो परिभाषा है उसके अनुसार कोयला खान है, कोयला खान न तो सामाजिक अवस्थापना के अंतर्गत आता है और न तो जो है आर्थिक अवस्थापना के अंतर्गत आता है, तो ये तो होगा नहीं। विद्यालय जो है और स्वच्छता सुविधाएं ये दोनों सामाजिक अवस्थापना के अंतर्गत आती हैं, और जो है सड़कें तथा रेल जो है आर्थिक अवस्थापना के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे तीन जो यहाँ पे नहीं है प्रश्न पूछा है, तो विद्यालय, स्वच्छता सुविधाएं और कोयला की खानें तीनों नहीं है जो है आर्थिक अवस्थापना है, जबकि यहाँ पूछ लेना चाहिए था इसको कि आर्थिक अवस्थापना के उदाहरण है, तो यहाँ पर उत्तर डी हो जाता अगर वो। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभिधान क्या है? तो यह जो है निफ्टी सूचकांक जो है 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करती है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत से चमड़े का सबसे अधिक आयात करने वाला देश है। तो जब है इस समय प्रश्नकाल के समय भी जो है जब प्रश्न आया हुआ था उस समय भी संयुक्त राज्य अमेरिका था, और वर्तमान में भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ही भारत से चमड़े का सबसे अधिक आयात करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो चर्म निर्यात परिषद के जो नवीनतम आंकड़ा अप्रैल अगस्त 2019-20 जो है 2019 के अनुसार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से सबसे ज़्यादा जो है चमड़ा खरीदा है। दूसरे नंबर पे जो है जर्मनी, पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे जो है जर्मनी, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रेट ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन है। नवरत्न का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। भारत सरकार ने जो है वर्ष 1997 में जो है 9 सार्वजनिक उद्यमों की जो है पहचान की, जो तुलनात्मक रूप से फायदे की स्थिति में थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विशाल उद्यमों के रूप में उभरने की उनमें जिनमें क्षमता थी, उसके बाद जो है विस्तार करके जो पहले महारत्न, मतलब जो उन्हीं में से नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न ये सब कर दिया गया। तो नवरत्न क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के वे 9 उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान। निम्नलिखित में से किसका अंशदान भारत के घरेलू उत्पाद में अधिक रहता है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है वह सेवा क्षेत्र से रहता है भारत का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान में लगभग 55% जो है इस क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में आयात की सबसे बड़ी मद रही है। तो इन सामानों में सबसे ज़्यादा जो होता है पेट्रोलियम तेल और स्नेह की जो है सबसे ज़्यादा जो है आयात की जाती है भारत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो है नवीनतम आंकड़ा उसमें जो है क्रूड पेट्रोलियम लगभग 19% के पास 18.77% जो है वह आयात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधान लौंग उत्पादक राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन ए। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जो है प्रधान है। सबसे ज़्यादा जो है लौंग तमिलनाडु में जो है 2016-17 का जो नवीनतम डाटा है जो है वो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा लौंग है, दूसरे नंबर पे जो है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे जो है केरल। और मसाला की बात करें तो मसालों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन सा इफको द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंदरी को छोड़कर बाकी जो है तीनों आंवला, कांडला और फूलपुर तीनों जो है इफको द्वारा संचालित होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है हम लोग का भी मनोबल बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।